हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज़ द सीरीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ जे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने इसके 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। पहला था ओवरव्यू ऑफ टाइमलाइन, ताकि हम सारे नाम जान सके, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जान सके, उनका ब्रीफ आइडिया हमारे दिमाग में रह सके। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारे बुक्स और ट्रैवलर्स के नाम पढ़े जो कश्मीर आए थे, जिन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने देखा ओरिजिन ऑफ कश्मीर, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक या उसमें ज़्यादातर कश्मीर का बोला जाता है, कश्मीर क्यों नाम पड़ा और उस टाइम पे कौन से सेंट्स थे, सेज था या रूलर उस टाइम पे कौन था। अब हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर में विद टाइम, एंशिएंट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक कौन कौन रूलर्स आए थे, तो उन्होंने कैसा रोल यहाँ पे अपनाया, उनका क्या रोल था यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करनी है हमें मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर जो इंडिया में थी वो थी 321 BC से लेके 185 BC तक। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर का आगाज़ कैसे हुआ। याद ये रखना है कि मौर्यन एम्पायर से पहले इंडिया में थी नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी नंदा डायनास्टी का आखिरी रूलर था दानंदा। दाना नंदा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दाना नंदा था, ये बहुत ही क्रूअल रूलर माना जाता था, बहुत ही जालिम रूलर था, जिसको लोग हटाना चाहते थे। तो क्या हुआ, जो नंदा डायनास्टी या दाना नंदा के टाइम पे आर्मी में लोग थे, उनमें से क्षत्रियज बहुत ज़्यादा थे और उनको लो कास्ट माना जाता था। तो उनमें से एक आदमी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त उनमें से उस आर्मी में थे। तो उसने एक कौशल्या, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कौशल्या, या जिसको हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही फेमस नेम से जाना जाता है, चाणक्य। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस दानानंदा को ओवरथ्रो कर दिया, इसको हटाकर खुद गद्दी पे बैठ गया। तो इस तरह से मौर्यन एम्पायर का आगाज शुरू होता था, क्योंकि वो बहुत ही जालिम था तो उसको हटाना था। आर्मी में भी जो लोग थे वो भी तंग आ चुके थे, तो इन्होंने प्लान बना के कौशल्या या चाणक्य ने उनको मदद की, तो उसको ओवरथ्रो कर गई। इतना जानना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम वही पॉइंट्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ इंडियन पर्सपेक्टिव से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जे खाली जे की हिस्ट्री है, लेकिन जो क्लास 4th के पोस्ट्स हैं उनमें अलग से मेंशन किया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ जे। तो हम यहाँ दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह जमा होकर हमें आसानी हो जाए। तो क्या हो गया, ये जो कौशल्य की मदद से दानानंदा को ओवरथ्रो कर गया। तो हमें याद यहाँ पे ये रखना है, जो चाणक्य है इसकी एक बुक है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा बात कर रही है, अर्थशास्त्र। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी टाइप होते हैं, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र किसकी बुक है, कौशल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य पे थे या किसी और के टाइम पे थे। इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेम्स मैंशन किए, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आ गए चंद्रगुप्त मौर्य सीट पे और आगाज हो गया मौर्यन एम्पायर का। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको ग्रीक अपने अकाउंट से अपने बुक्स में लिखते हैं, किस नाम से, सेंड्रोकोटस। ऐसे ही पॉइंट जरूरी है और ऐसे ही पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सेंड्रोकोटस ग्रीक अकाउंट्स में किसको बोला जाता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हम देखेंगे, ये अलेक्जेंडर की टाइम की बात चल रही है, जब चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, उस बारे में आप बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर जो थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त ये थे, रूलर थे। उन्होंने बहुत वास्ट एम्पायर अपनी बनाई थी, जिसमें आते हैं एशियन पार्ट्स आते हैं, इजिप्शियन पार्ट्स आते हैं, उस टाइम के इजिप्शियन पार्ट्स और ग्रीक पार्ट्स। इतनी बड़ी वास्ट थी अलेक्जेंडर की एम्पायर। अलेक्जेंडर आया था इंडिया हमला करने 326 BC में। 326 BC में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 326 BC में अलेक्जेंडर आए थे इंडिया पे हमला करने, लेकिन उसके साथ एक जनरल था, क्योंकि आर्मी के जनरल तो होने ही होते हैं, क्योंकि जब कोई लड़ाई होती है तो सिर्फ एक आदमी से काम नहीं चलता, बहुत सारे
आर्मी में लोग होते हैं या बाकी चीज़ होते हैं जिनसे लड़ाई जीती जाती है। तो जो अलेक्जेंडर के साथ उस टाइम आया था सेल्यूकस, एक जनरल था, ये भी इसके साथ था। इसका नाम हमने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई इसके साथ होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका नाम ले लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर जब इन्वेजन करने आया इंडिया 326 BC में, तो सेल्यूकस एक जनरल उसके साथ था। जब वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे स्मॉल किंगडम्स है, छोटी छोटी किंगडम है, बहुत वीक है, अलग अलग रहते हैं, आपस में यूनाइटेड नहीं है। तो उनको लगा था यहाँ पे हराना आसान हो जाएगा, जो कि सच भी था उस टाइम पे। फिर अलेक्जेंडर इंडिया छोड़ देता है 320 BC, इसको वापस जाना होता है। जब ये बेबीलोन पहुँच जाता है तो ये बीमार पड़ के मर जाता है। हो गई अलेक्जेंडर की बात खत्म। अब अलेक्जेंडर ने जो अपनी सल्तनत पीछे छोड़ दी, उसका क्या होगा? वारिस तो अलेक्जेंडर का था नहीं कोई। अब ये मर गया तो इसके जो जनरल थे, इसके 3 मेजर जनरल थे, ज़बरदस्त जनरल थे, उन्होंने आपस में ये जो भी रियासतें, जो भी किंगडम थी, आपस में बांट दी। एक जनरल था सेल्यूकस, जिसका नाम हमने अभी पढ़ा। दूसरा था टोलमी, तीसरा था एंटिगनीस। इन्होंने आपस में सारी अलेक्जेंडर की वास्ट किंगडम आपस में बांट दी, यानी कि एक एरिया पे एक ने रूल किया सेल्यूकस ने, दूसरे एरिया पे टोलमी ने, तीसरे एरिया पे एंटिगनीस ने। अब देखना है सेल्यूकस को कौन सा पार्ट मिल गया। इसको मिल गया एशियन पार्ट। एशिया का जो पार्ट है सेल्यूकस को मिल गया। एशिया का पार्ट कहाँ से कहाँ तक था? सीरिया टू यूफ्रेट्स, दरियाई फुरात। अगर आप लोगों को पता होगा, सीरिया से दरियाई फुरात तक एशियन एम्पायर थी। टोलमी को मिल गया ग्रीक का पार्ट और एंटिगनीज को मिल गया इजिप्शियन पार्ट। अब मैंने अभी ये क्यों बोला था कि सेल्यूकस अलेक्जेंडर के साथ आया था? सेल्यूकस जब अलेक्जेंडर के साथ 326 BC में यहाँ पे आया था, उसने क्या देखा था? यहाँ पे स्मॉल किंगडम्स है, तो ये बहुत ही वीक है। तो जब सेल्यूकस को एशियन का पार्ट मिल गया, इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी एम्पायर को और ज़्यादा वास्ट कर दूं, क्योंकि फिर जब पैशन बढ़ जाता है, अलेक्जेंडर को देखा गया उस टाइम पे लोगों को भी पैशन बढ़ गया, हम भी अपनी एम्पायर बड़ी बनाएंगे। तो सेल्यूकस को लगा शायद एशिया अब वैसा का, इंडिया अब वैसा का वैसा ही होगा, तो मैं यहाँ पे हमला करके अपनी एम्पायर और ज़्यादा बढ़ा दूँ, जो कि एशियन पार्ट मिल गया था इसको। लेकिन उस टाइम पे आया था 323 में, जब ये 326 में जब ये आए थे, 323 में वापस चले गए थे, लेकिन 321 में चंद्रगुप्त मौर्य सीट पे बैठ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य इतने ज़बरदस्त रूलर थे, इसने सारी जो नॉर्दर्न इंडिया मेनली है उसको यूनाइट करके, जो भी वहाँ पे किंगडम्स थे उनको यूनाइट करके एक ज़बरदस्त किंगडम बनाई थी। सेल्यूकस को इस बात का पूरा पता नहीं था, इसको लगा था शायद वैसे के वैसे ही होंगे, जैसे वीक होते थे वैसे ही होंगे। तो सेल्यूकस का जो आइडिया था कि हम हमला करने आएंगे, तो ये आ गया हमला करने। तो क्या हो गया? सेल्यूकस एडवांस विद ए ह्यूज आर्मी अगेंस्ट इंडिया इन 305 BC। 305 BC में यह आता है इंडिया पे अटैक करने, और वार शुरू हो जाता है, ज़बरदस्त खतरनाक वार, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स। ये अगर आपको इंडिया यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट एरिया, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सारे आ जाते हैं। पाकिस्तान एरिया, जो पाकिस्तान उस टाइम पे इंडिया के साथ ही था, लेकिन अफ़गानिस्तान, ईरान, ये जो एरियाज़ है वहाँ पे वार स्टार्ट हो गया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने एक क्रशिंग डिफीट दे दी किसको? सेल्यूकस को। और सेल्यूकस को लास्ट पे पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। पीस ट्रीटी मतलब अब हम आपस में सुलह करेंगे, अब लड़ाई ख़त्म। जब दूसरों को लगा कि सेल्यूकस को लगा हम नहीं टिक पाएंगे, तो सेल्यूकस को पीस ट्रीटी में क्या करना पड़ा? इसकी जो टेरिटरीज थी अफगानिस्तान में, फॉर एग्जांपल हीरत जैसी, कांधार या काबुल वैली, इसको सरेंडर करनी पड़ी टुवर्ड्स चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि इन पे अब रूल किसका रहेगा? यानी कि ये मौर्यन किंगडम के अंदर आएंगी, ये जो पहले किसके पास थी? सेल्यूकस के पास। और वापस में बदले में उसको, क्योंकि पीस ट्रीटी दोनों साइड की होती है, एक साइड की नहीं होती है, और बदले में इसको 300 हाथी दिए गए। लेकिन कौशल्य जो थे, चाणक्य जो थे, वो बहुत ही चालाक बंदा था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि सेल्यूकस की बेटी से शादी कर दो, जिसका नाम हेलेन था। क्योंकि उस ज़माने, पुराने ज़माने में जो शादियां करते थे आपस में, बहुत ज़्यादा शादियां करते थे, उनका मेन रीज़न होता था, ये जो टाइज़ आपस में ठीक करनी होती थी, उनका मेन रीज़न ये भी होता था कि टाइज़ ठीक हो गई, अब और ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए हम शादी कर दें।
और सेल्यूकस का एक एम्बेसडर भी चुना गया जिसका नाम था मेगास्थनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मौर्यन कोर्ट में आ गया यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में आ गया, उसको वहीं पे रखा गया, किसको, मेगास्थनीज को, और वो यहाँ के हालात, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था उस पर लिखता था। और लास्ट पे उसने एक बुक लिखी इंडिका, जिसमें सारे अकाउंट्स हैं, फेमस अकाउंट्स ऑफ हिज स्टेट मौर्यन एम्पायर, जो वो यहाँ पे रह चुका था उसके बारे में उसने लिखा, किसमें, इंडिका में। तो इंडिका किसकी बुक है, मेगास्थनीज की। अर्थशास्त्र किसकी है, चाणक्य या कौशल्या की। इस तरह ये है स्टोरी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। और लास्ट पे क्या हो जाता है, ये जैनिज्म कबूल कर लेता है, यानी कि जैनिज्म के रिलीजन की तरफ जाता है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और सारी ये बादशाह किंगडम जो भी है वो छोड़ के अपने बेटे को दे देता है, बिंदुसारा को, और खुद एक सन्यासी बन जाता है। बोला जाता है कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मार देता है, कैसे, भूख से, यानी कि भूखा रह जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से मर जाता है। तो ये थी स्टोरी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। इसमें 2-3 नेम्स है, फॉर एग्जाम्पल कौशल्या का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर कब आए थे, सेल्यूकस कब अटैक किया था 305 BC में, अलेक्जेंडर ने 326 में, 323 में वापस गया था, 321 में तो अब बिंदुसारा की बात करते हैं। तो बिंदुसारा आए थ्रोन पे 297 BC में, ये याद रखना है। और इसके कुछ टाइटल याद रखने हैं। इसको बोला जाता था एमित्रा गाथा। एमित्रा गाथा का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोज, अपने दुश्मनों का नाश करने वाला या ख़त्म करने वाला। इसी नाम से, एमित्रा गाथा के नाम से ग्रीक्स इसको क्या बोलते थे, एमित्रोकेटीज। जैसे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को क्या बोला जाता था, एमित्रोकेटीज। एंटियोकस फर्स्ट एक किंग था, ईरानियन बैक्ट्रियन किंगडम थी, ईरानियन बैक्ट्रियन पे किंगडम एक थी, उसी का बादशाह था एंटियोकस। इसने इसको बोला था कि मुझे स्वीट वाइन भेज दो, ड्राइड फिग्स भेज दो और सोफिस्ट भेज दो। ये लाइन इसलिए लाया हूँ यहाँ पे, इससे पता चलता है कि टाइज ठीक ठाक चल रहे थे किसके साथ, एंटियोकस फर्स्ट के साथ। और ये भी जानना है कि एंटियोकस फर्स्ट किसके टाइम पे था, बिंदुसारा के टाइम पे। वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदुसारा अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने ज़्यादा ध्यान दिया था किस पे, नॉर्थ इंडिया पे, ऊपर वाले हिस्से पे। लेकिन जो बिंदुसारा था इसने सदर्न इंडिया पे एक कैंपेन चलाई, यानी कि यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स हो उनको आहिस्ता आहिस्ता से अपने अंडर करने लगा। और बोला जाता है कि इसी के बारे में बोला जाता है कि ही कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन 2 सीज। वही आदमी है जिसने 2 दरियाओं, 2 समंदरों के बीच की ज़मीन कॉन्कर कर दी। यहाँ से है अरेबियन सी, यहाँ से है बे ऑफ बंगाल, इसके बीच ये सदर्न पेनिनसुला जो है, सदर्न इंडिया, इसने ये कॉन्कर कर दी और इंडिया यूनाइट हो गया। इंडिया ज़बरदस्त, मौर्यन किंगडम और ज़्यादा ज़बरदस्त बन गई। मैसूर तक इसने अपनी हुकूमत फैला दी। तो एट द टाइम ऑफ बिंदुसारा डेथ इन 272 BC प्रैक्टिकली द एंटायर सब कंटिनेंट हैड कम अंडर मौर्यन सुजैनिटी। तो यही ध्यान रखना है कि पहले नॉर्दर्न इंडिया में बिंदुसारा ने जो सदर्न कैंपेन चलाई, फिर जब 272 में इसकी डेथ हो गई, जो कि 24 साल की आ जाती है इसकी हुकूमत। तो 24 सालों में इसने ऑलमोस्ट सारा इंडियन सब कंटिनेंट जो है अपने अंडर कर दिया। इंडियन सब कंटिनेंट किसको बोलते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया को, क्योंकि उस टाइम पे सारे एक ही था। लेकिन एक एरिया रह चुका था जो इसके अंडर अभी नहीं आया था। वो कौन सा एरिया था, वो था ईस्ट पे एक एरिया, यानी कि यहाँ पे जो उड़ीसा के नाम से आज जाना जाता था। उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था, कालिंगा। कालिंगा, कालिंगा क्या है, उड़ीसा, याद रखना है, ईस्टर्न कोस्ट। ये इसके अंडर अभी नहीं आया था। इस पे फिर अशोका लड़ाई करता है। तो अशोका के बारे में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कश्मीर पर्सपेक्टिव से भी और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। तो अब हम पहले अशोका के बारे में जानेंगे। अशोका आएगा 272 BC में हुकूमत करने। बिंदुसार की डेथ 272 BC में आ जाता है। ये इस किंगडम को गंगा जमुना तक पहुंचाता है, जो ऊपर के यानी कि बिहार एरिया ऊपर तक पहुंचाता है। फिर पाकिस्तान के आगे भी आगे जाता है, जिसमें गंगा जमनी वैली स्टार्ट होता है, गंगा जमुना वैली। तो 261 BC में ही कॉन्कर्ड कालिंगा, जो कि अभी कालिंगा नहीं आया था इनके किंगडम के अंदर। तो
261 BC में लड़ाई करता है जिसको कालिंगा वार बोला जाता है, वेरी वेरी फेमस। तो कालिंगा इसके अंडर आ जाता है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा मर जाते हैं और 1.5 लाख प्रिजनर्स बन जाते हैं। ये हालत देख के ये जो कालिंगा वार है इसके बारे में कहाँ पे लिखा है, 13th रॉक एडिक्ट जो है, क्योंकि अशोका के टाइम पे जो बादशाह कोई फरमान देता था या कोई इंस्ट्रक्शन देता था वो या तो बड़े बड़े पिलर बनाए जाते थे उन पे लिखा जाता था, या रॉक, ये बड़े बड़े रॉक होते थे उन पे खुदवाया जाता था, उन्हीं पे वो इंस्ट्रक्शन या कोई स्टोरी लिखी जाती थी। ये जो बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स है, फर्स्ट रॉक एडिक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह के, तो ये जो 13th रॉक एडिक्ट है इसमें कालिंगा के वार के बारे में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। ये जो बुरी हालत हो गई इस कालिंगा वार में, लाखों लोग मर गए, ये सब देख के अशोका बहुत ही दंग रह गया, वो बहुत परेशान हो गया कि मैंने तो वार जीत लिया लेकिन ऐसे स्लॉटर करके इतने लोगों की जान लेके, तो वो बहुत परेशान हो गया। तो उसने वारफेयर को रिनाउंस कर दिया, उसने बोला कि आज के बाद कोई जंग नहीं लड़ूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। अशोका टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म अंडर आचार्य उपगुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य 2 हिंदू फैमिली में जन्म ले चुका था लेकिन ये बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट हो गया, किसके अंडर, आचार्य उपगुप्ता। ये पूछा भी गया था शायद यूपीएससी में एक बार कि अशोका का टीचर कौन था जिसके अंडर वो बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट हो गया था, आचार्य उपगुप्ता। तो अशोका ने कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर कर दी, सेटअप कर दी पाटलिपुत्र में, जिसको आज पटना बोला जाता है बिहार में। अशोका ने रूल 37 ईयर्स तक कर दिया और 232 BC में इनकी मौत हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ। अब हम इसका अशोका का जो है कश्मीर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कश्मीर में जो बुद्धिज्म फैल गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बोला जाता है ये अशोका के टाइम पे ही फेमस हो गया। लेकिन ऐसा भी लिखा जाता है कि अशोका पहला नहीं था जिसने इंट्रोड्यूस किया बुद्धिज्म कश्मीर में। ये भी बोला जाता है कि इससे पहले भी बहुत बुद्धिज्म यहाँ पे फेमस था। कश्मीर में बुद्धिज्म अशोका से पहले भी फेमस था, लेकिन डोमिनेट कब हो गया, अशोका के टाइम पे। अशोका ने कश्मीर को कब कॉन्कर किया था, 250 BC में, यानी कि कालिंगा वार के बाद। यहाँ पे वो हम आगे देखेंगे क्या हुआ था एक्चुअली। तो बुद्धिस्ट सोर्सेज एट्रीब्यूट द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर। जो बुद्धिज्म के सोर्सेज है, बुद्धिस्ट्स के सोर्सेज है, क्योंकि लद्दाख वगैरह में उनके अपने अकाउंट्स है, जो श्रीलंका के बुद्धिज्म है उनके अपने अकाउंट्स है, उनकी अपनी कहानियाँ हैं, इंडिया में जो बुद्धिज्म है उनकी अपनी कहानियाँ हैं, हर किसी की अपनी अपनी, जैसे कि हिस्ट्री वेरी करती है उसी तरह। तो बुद्धिस्ट के सोर्सेज के हिसाब से कश्मीर का जो बुद्धिज्म एट्रीब्यूट, उसका ऑरिजिन किसको दिया जाता है सॉरी, एक मॉन्क था जिसका नाम था मजंटिका। वाराणसी का एक मॉन्क था मजंटिका, उसी को इसका ऑरिजिन, यानी कि उसी ने एक्चुअली बुद्धिज्म यहाँ पे लाया था। वो कौन था, वो था डिसाइपल ऑफ आनंदा। ये जो आनंदा कौन थे, ये थे 10 स्टूडेंट्स में से एक फेमस स्टूडेंट, किसका, बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा का जो एक फेमस स्टूडेंट था वो था आनंदा। इसी आनंदा का स्टूडेंट था मॉन्क मजंटिका। इसी का और इसी ने यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ बुद्धिज्म स्टार्ट किया, यानी कि इसी ने यहाँ पे बुद्धिज्म लाया, कहाँ पे, कश्मीर में। ये जो अशोका है इसको कल्हना अपने बुक में गोनंदिया के नाम से लिखता है, क्योंकि ये गोनंदा डायनास्टी से बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू सेलोनीज क्रॉनिकल, सेलोन किसको बोला जाता था पुराने ज़माने में, श्रीलंका को। श्रीलंका में भी बुद्धिज्म है, उनके जो अपने क्रॉनिकल और अपनी स्टोरी है उनके हिसाब से आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड काउंसिल किनके अंडर हो गया, अशोका के अंडर, जब वो रूलर था उसके अंडर हो गई। और उसको वो जो मीटिंग हो गई, काउंसिल हो गई, उसको प्रिजाइड, वहाँ उस पर प्रिजाइड किसने किया, मोगालीपुट्टा टिस्सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रिजाइड कौन कर रहा था, फोर्थ में कौन था, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, कनिष्का के टाइम पे कश्मीर में हुई थी। इसी तरह सेकंड में कौन प्रिजाइड कर रहा था, हमें फिलहाल याद रखना है अशोका के टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई थी, थर्ड काउंसिल थी, और उसका प्रिजाइड करने वाला कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, मोगालीपुट्टा टिस्सा।
इसके बाद क्या किया गया, अशोका ने बोला कि अब हमें बुद्धिज़्म फैलाना है। जब थर्ड काउंसिल हो गई, हमें बुद्धिज़्म सारे एशिया में फैलाना है, तो इसने मिशनरीज भेजे अलग अलग, श्रीलंका भेजा, इसी तरह थाईलैंड वगैरह सारी जगह अपने अपने मिशनरीज भेजे। और मजन टिका को भेजा गया कश्मीर एंड गांधार। कश्मीर एंड गांधार, अफगानिस्तान एरिया एक ही साइड से आ जाता है, तो कश्मीर और गांधार किसको भेजा गया, मजन टिका को, जिसको बोला जाता है कि एट्रीब्यूट द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर। लेकिन जो हिस्ट्री बोलती है कि अशोका के पहले भी यहाँ पे कौन थे, बुद्धिज्म यहाँ पे था, तो बोला जाता है सुरेंद्र शायद फर्स्ट बुद्धिस्ट रूलर ऑफ कश्मीर थे। परहैप्स बोला जाता है द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, बुद्धिस्ट रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे, सुरेंद्र। ये अशोका से भी पहले यहाँ पे रूलर था, क्योंकि बोला जाता है एज पर हिस्ट्री कि बुद्धिज्म इससे पहले भी यहाँ पे पैट्रनाइज किया जाता था। अकॉर्डिंग टू सम बुद्धिस्ट राइटर्स इंक्लूडिंग तारानाथा, द बुद्धिस्ट प्रीचर मदन टिका इंट्रोड्यूस सैफरन कल्टीवेशन इन कश्मीर। तो सैफरन कल्टीवेशन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लाए यहाँ पे। सैफरन कल्टीवेशन किसने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में, अकॉर्डिंग टू सम बुद्धिस्ट राइटर्स इंक्लूडिंग तारानाथ, वो थे मदन टिका। तो बुद्धिज्म फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब अशोका के बाद जो रूलर्स आए हैं, वो फिर थोड़े बहुत फिर मौर्यन एम्पायर भी डिग्रेड होने लगी, यानी कि उसका भी डिक्लाइन होने लगा। अशोका के 50 साल बाद ही मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने लगी। फिर उसका अशोका के बाद कौन आता है, जालुका आता है, जो उसका बेटा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से एक टेम्पररी इक्लिप्स आ जाता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका सक्सेसर। जालुका होता है इसका सक्सेसर। जालुका के बाद आ जाता है दामोदर सेकंड, ये कश्मीर पे भी इनके अंडर आ जाता है, कश्मीर में भी ये रूल करते हैं। जालुका का ये शैविज्म फॉलो करता है, कौन, जालुका। इसका गुरु कौन होता है, अवधूता। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जालुका का गुरु कौन था या टीचर कौन था, अवधूता। और अशोका का कौन था, उपगुप्ता। तो होप आपने ये याद रखा होगा कि ऑरिजिन किसको दिया जाता है, मजन टिका को। सैफरन कल्टीवेशन किसने दी, मदन टिका ने। और थर्ड काउंसिल का प्रिजाइड करने वाला कौन था, मोगलीपुट्टा टिस्सा। और अशोका को कल्हना ने अपनी बुक में क्या लिखा है, गोनन दिया, ही कॉन्कर्ड कश्मीर इन 250 BC। अब क्या हो जाता है, जब मौर्यन एम्पायर आहिस्ता से डिक्लाइन हो जाती है, 185 BC में मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो जाती है। A gap of 200 years, मौर्यन एम्पायर के बाद गैप ऑफ 200 years, 200 साल की गैप आ जाती है, जिसके बारे में कोई अकाउंट नहीं है। यानी कि हिस्ट्री या तो फ्लड्स भी आ चुके होंगे, अर्थक्वेक्स भी आ चुके होंगे, जिनसे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता था उस एरिया के बारे में जानना। फिर एक्सकवेशंस आगे जाके जब साइंटिफिक वर्ल्ड आ गया, एक्सकवेशंस से हम थोड़ा बहुत पता करते हैं, लेकिन वो भी फिर 100% हम श्योरिटी से के साथ नहीं कह सकते। तो मौर्यन एम्पायर के बाद कश्मीर में एक गैप ऑफ 200 years आ जाती है कनिष्का एम्पायर तक। यानी कि मौर्यन एम्पायर यहाँ पे है, कनिष्का एम्पायर यहाँ पे है, बीच में 200 साल की गैप आ जाती है कश्मीर में रूल के हिसाब से। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्कॉलर्स बोलते हैं, स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि ये जो 200 साल है बीच में, इन पे शायद इंडो ग्रीक किंग्स ने रूल किया है। बहुत सारे स्कॉलर्स की थ्योरी ये है कि वो एक्सेप्ट करे कि ये 200 सालों में कश्मीर पे किसने रूल किया है, इंडो ग्रीक किंग्स। तो ये थी कहानी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, मौर्यन एम्पायर के। मैंने दोनों इंडियन पर्सपेक्टिव प्लस कश्मीर पर्सपेक्टिव से भी इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया। कोई भी पॉइंट नहीं रहा जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम कुषाण डायनास्टी की बात करेंगे, कुषाणस की बात करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।